तरक्कियां ना मिलने और रोटेशन पॉलिसी के खिलाफ सिंध सेक्रेटरीट के अफसरान सरापा एहतजाज हैं। अफसर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 17 और 18 ग्रेड के अफसरान ने तरक्कियां ना मिलने पर सयाह पट्टियां बांध ली हैं और हाथों में बैनर्स थामे मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। आपको बता रहे हैं, तरक्कियां ना मिलने और रोटेशन पॉलिसी के खिलाफ सिंध सेक्रेटरीट के अफसरान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। अफसर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 17 और 18 ग्रेड के अफसरान ने तरक्कियां ना मिलने पर स्याह पट्टियां बांध ली हैं। मजीद तफला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, ये सिंध सेक्रेटरीट के 17 और 18 ग्रेड के अफसरान हैं जो अवाम के सिंध सेक्रेटरीट मसाला हल करते हैं, लेकिन ये खुद जो है इंसाफ के हुसूल के लिए सड़कों पर आ गए हैं। सिंध सेक्रेटरीट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर रियाज सिंह जखरानी, MB धारेजो और मुस्तकीम आशमानी की क़यादत में ये अफसरान ने बाज़ाब्ता तौर पर दफातर में काम छोड़ टोकन हड़ताल की और बाजू पर स्याह पट्टियां बांध कर सिंध सेक्रेटरीट के बाहर निकले और चीफ सेक्रेटरी के सामने बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने बैनर उठाकर सख्त एहतजाज किया। इनके मुतालबात ये हैं कि इस वक्त अदालती और हुकूमती और सिंध काबीना के फैसलों के बावजूद इन अफसरान को जो है अगले ग्रेड में तवील अरसे से तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं। ये हुकूमती और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतअद्दिद बार चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकातें की, उनको तहरीरी तौर पर शिकायतें पेश की, लेकिन उसके बावजूद इन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं। इन अफसरान का दूसरा मुतालबा ये है कि इस वक्त जो वफा की रोटेशन पॉलिसी है, ये रोटेशन पॉलिसी अफसरान को ब्लैकमेल करने और उनको हरासा करने की साजिश है, लेकिन कानून में इस तरह की कोई रोटेशन पॉलिसी की गुंजाइश मौजूद नहीं है जो इस पॉलिसी के तहत अफसरान के तकर्र और तबादले या उनकी खदमात हासिल की जाए। लेकिन उसके बावजूद सुबह में काम करने वाले अफसरान हैं उनको रोटेशन पॉलिसी के तहत हटाया जाता है, उनकी खदमात जो है वफा की स्टेबलिशमेंट डिवीजन वापस लेती है और उनको हरासा करके ब्लैकमेल करके उनको ज़हीनी तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ह तौर पर मुतालबा किया है कि इन अफसरान की जो तरक्कियों का मामला है वो भी सिंध हुकूमत हल करे और रोटेशन पॉलिसी को खत्म करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी आज़ाद, ये बताइएगा मुलाजमीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, तरक्कियां कब से रुकी हुई हैं इनकी? जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तरक्कियों का जो मामला है 17 और 18 ग्रेड के जो अफसरान हैं, जो 17 ग्रेड के जो सेक्शन अफसर हैं उनको जो इनको सीनियरिटी के तहत अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां देकर डिप्टी सेक्रेटरी और 18 ग्रेड के जो डिप्टी सेक्रेटरी है इनको सीनियरिटी फेरस्त के मुताबिक जो है अगले ग्रेड में तरक्कियां देकर एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदों पर तरक्कियां दी जाए। लेकिन इन अफसरान को तवील अरसे से इस पॉलिसी के तहत तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं। इस हवाले से सिंध काबीना ने फैसला किया है, अदालती एहकामात जो है वो भी हैं, उसके बावजूद जो है चीफ सेक्रेटरी सर्विस जानब से। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताते हैं कि अफसरान के मुतालबात क्या हैं, आइए जानते हैं। 17 साल से ज़्यादा हो गए हैं अफसरान की प्रमोशंस काफ़ी टाइम से कोई ना कोई बहाना बना के उसको डिले टैक्टिक्स और मुख्तलिफ चीज़ें के लिए। एक प्रमोशन का बड़ा मसला है। दूसरे नंबर प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है, उसमें कमेटियाँ बनती हैं, स्टेक बंदों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमने वो ड्राफ्ट भी बनाया है, वो सीएम साहब को पेश करेंगे। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कानून के मुताबिक काफ़ी चीज़ें से वायलेट में उनमें रखी गई है। सर, हमने तकरीबन 2 से 3 जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन बना के जमा करवाई है और हम CS साहब से भी मिले थे लास्ट टाइम और उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि हम आपके जो है जायज़ मुतालबा जो भी होंगे कानून के मुताबिक हम कंसिडर करेंगे। लेकिन उनके होने के अलावा अगर वो तो हुए नहीं, लेकिन जो दूसरी बात ये हो गई कि एक और जो है जो मुतनाज़ा प्रमोशन पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो उसकी शिकें यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो हालांकि उसमें जो बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी हमारे रूल्स में हैं, जो हमारे अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र रूल्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें न्यू उसमें ऐड की गई हैं क्योंकि जो है ये उसमें ये चीज़ रखी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह मैं आपको 2-3 चीज़ें बातें बताऊं कि अगर किसी ऑफिसर का कोई सर्च रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई 1 या 2 उसमें से पेजेस निकल जाएं तो फिर भी आपका प्रमोशन डिफर हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑफिसर का क्या कसूर, ऑफिसर तो अपने हाथ में नहीं घूमता रिकॉर्ड लेके, वो तो एसएनजीडी का काम है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको वो प्रमोशन डिफर कर देंगे। फिर दूसरी बात यह है कि रोटेशन पॉलिसी का उसमें प्रोविजन डाला गया है, वैसी कोई पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती नहीं है।
और अब आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी तारक हुसैन ने टीपू सुल्तान थाने पर छापा मारा है। हब्से बेजा में रखे गए 2 शहरियों को बाजियाब करा लिया गया है। बाजियाब होने वाले शहरियों में फिदा हुसैन और सादिक शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का टीपू सुल्तान थाने पर यह छापा है। हब्से बेजा में रखे गए 2 शहरी बाजियाब करवा लिए गए हैं। बाजियाब होने वाले शहरियों में फिदा हुसैन और सादिक शामिल हैं। अदालत ने ड्यूटी अफसर और SHO को तलब कर लिया है। हब्से बेजा में रखे शहरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं था और शहरियों की रोजाना कोई एंट्री भी नहीं की गई है। आपको बता रहे हैं ये जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का टीपू सुल्तान थाने पर ये छापा है। हब्से बेजा में रखे गए 2 शहरी बाजियाब करवा लिए गए हैं। बाजियाब होने वाले शहरियों की शनाख्त फिदा हुसैन और सादिक के नाम से हुई है। अदालत ने ड्यूटी अफसर और SHO को तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी तारक हुसैन टीपू सुल्तान थाने पर छापा मारा गया है। हब्से बेजा में रखे गए 2 शहरियों को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुफाहम खत्म करना होगा। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा तीनों जोन्स के DIGs को लिखा गया है। गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ आम शिकायत मौसूल हुई हैं। खाने पीने की अशिया बगैर रकम या ज्यादा रियायत मांगी जाती है। सख्त तादीबी का कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। साउद बिन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, आगाह कीजिएगा। कराची पुलिस के अफसरान और एहलकारों को मुफ्त का खाना अब इंतहाई महंगा पड़ सकता है। कराची पुलिस चीफ की जानिब से जो है सख्त एक्शन जो है दिखाई दिया है। बेहतर पुलिसिंग पर जिस तरह से काम हो रहा है उसी पर जो है DIGs, जो जोनल DIGs हैं, उनको कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की जानिब से ख़त लिखा गया है और इस बात का इसमें कहा गया कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल अब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इस ख़त में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये बात जो है सामने आती रही है, मुख्तलिफ़ शिकायत सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि पुलिस अफसरान और एहलकार मुफ्त खाना यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है रियायती खाना जो है खाते हैं, यहाँ पर सामान ले जाते हैं। इस तरह की अब कोई भी बात जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये गैर अखलाकी हरकत को जो है फौरी तौर पर तर्क कर दिया जाए। इस तरह की सरगर्मियाँ जो है भत्ता मांगने के ज़ुमरे में आती हैं और इस तरह की शिकायत को अब बिल्कुल भी जो है नहीं बर्दाश्त किया जाएगा बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा। DIGs को ये हिदायत की गई है तमाम मातहत अफसरान को इस बात की सख्ती से हिदायत करें क्योंकि इस तरह के पुलिस के इकदाम ना सिर्फ दुकानदार बिलखुसूस आवाम में जो है नफ़रत का बायस होते हैं और उससे जो पुलिस और आवाम के दरमियान का जो फासला है वो मज़ीद बढ़ता जाता है, जिसको कम करने की हर सतह पर कोशिश की जा रही है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का ये कहना है कि अब इस तरह की हिदायत जारी इसीलिए की गई हैं ताकि इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए और आवाम में एक अच्छा मैसेज जो है पुलिस का देने की कोशिश की जा रही है। जबकि रोल कॉल जो होता है पुलिस का दौरान ड्यूटी, उस पर जो है तमाम अफसरान को हिदायत की गई है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अफसरान और एहलकारों तक पहुँचाए ताकि इस तरह की कोई भी गलती या कोताही ना करें। कराची में चिलचिलाती धूप और गर्मी, समुद्री हवाएं बंद होने से दर्जा हरारत में बढ़ गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 34 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को जाहिर की है। हवा में नमी का तनासब 26% रिकॉर्ड किया गया है। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 11वें नंबर पर आ गया है। मौसम गर्मा आते ही बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं, जिसकी बड़ी वजह आलूदा पानी और रंग बिरंगी टॉफियां मज़हर सेहत तेल से तैयार करना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टर शहनैला खान के साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का? मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ बीमारी भी सामने आने लगती हैं, चाहे वो बड़ों की बीमारियां हों या फिर बच्चों की बीमारियां हों। ख़ास तौर पर जो तिब्बी माहिरीन हैं वो वालिदैन को मशवरा देते हैं कि बच्चों को बाहर से मिलने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बिरंगी टॉफ़ीज़ होती हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो खिलाने से गुरेज करें। और ख़ास तौर पर मौसम गर्मा के दौरान के जब अमूमन जो है वो पानी की भी बीमारियां सामने आती हैं, दीगर भी बीमारियां सामने आती हैं। मेरे साथ डॉक्टर शहनीला खान मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी से इनका ताल्लुक़ है, HOD हैं यहाँ की। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और किस तरीके से हम इस पर बच सकते हैं इनसे?
جی السلام علیکم جی تھینک یو ٹیکنگ می آن دس. سب سے پہلے موسم گرما کی آمد پہ میں تو یہ آپ کو میسج دوں گی کہ یہاں پر ڈائریا، بچوں کی باہر کی کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے ان میں پیٹ کی بیماریوں کے بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. تو میں تمام پیرنٹس سے یہ میرا میسج ہے کہ پلیز ان کو باہر کے کھانے پینے میں جو رنگ برنگی ٹافیز، کینڈیز، بسکٹ، مائلو، آئس کریم، جوس، جتنی بھی چیزیں ان سب سے گریز کرائیں تاکہ وہ گھر کی چیزوں کو بہت اس سے کھا سکیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عموماً جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھوک کے وقت جو ہے وہ زیادہ میٹھا، بسکٹ یا اس طرح کی چیزیں کھا لیں تو کیا ان کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ اس سے کیا؟ ہاں جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اور میرا میسج یہی پیرنٹس کو ہے کہ بچوں کا پیٹ ان کی مٹھی جتنا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کر کے بھوک کے دوران ان کو ان میٹھی چیزوں سے گریز کرائیں کہ جس میں ان کی یہ برین کو سگنل جائے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے یہ ہے کہ کیلری ان پٹ آپ کا فوراً بڑھ جاتا ہے اور ہمارے بچوں کے برین کو سگنل جاتا ہے کہ اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہے، اب مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے کہ جو ان کی نیوٹریشس چیزیں ہیں، جیسے گھر میں جو چیزیں ہیں، پھل ہو گئے، سبزی ہو گئے، جو گھر میں واٹ ایور گھر میں بنا ہوتا ہے، اس سے وہ پھر بھاگتے ہیں اور ماؤں کا پورا دن اسی چیز میں گزر جاتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے رہیں کہ کچھ کھا لے. لیکن چونکہ اس نے ٹافیز، کینڈیز، بسکٹ یہ کھائی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے یہ برین میں سگنل ہی نہیں آتا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، اب آپ کھانے کی طرف دھیان دو. تو میرا یہی مشورہ ہے پیرنٹس سے کہ ان چیزوں سے پیرنٹس گریز کریں. گھر میں گروسریز میں یہ چیزیں بالکل نہ لے کے آئیں تاکہ وہ بچے کھانے کی طرف ان کا دھیان ہو. بہت شکریہ. ڈاکٹر شہنیلا کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کی غذا کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا، لیکن کوشش کریں باہر بازار میں ملنے والی جو چیزیں ان سے احتیاط کریں، کیونکہ وہ چیزیں کھانے سے نہ صرف بچوں کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بلکہ جو ان کے پیٹ خراب ہونے سے مختلف مسائل کا بھی شکار ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عرفان عباسی. کراچی میں گرمی کی آمد سے بھی گیس بحران ختم نہ ہو سکا. سوئی سدرن گیس کمپنی نے ایک بار پھر سی این جی اسٹیشنز کو گیس سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا. جمعہ صبح 8 بجے 3 روز کے لیے سپلائی معطل کی جائے گی. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حبیب آگاہ کیجیے گا. بالکل دیکھیں سوئی گیس حکام کی جانب سے ایک بار پھر کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کو بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے اور سوئی گیس حکام نے اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. 3 روز کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام تر اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی ایک بار پھر جو ہے وہ معطل کی جائے گی. جمعہ صبح 8 بجے سے پیر صبح 8 بجے تک کراچی سمیت سندھ کے تمام تر اسٹیشنز کو گیس سپلائی بند رکھی جائے گی. اس حوالے سے رکشا ٹیکسی ڈرائیورز کا کیا موقف ہے، کیا کہتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ سی این جی کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں میں پھر چوتھی بار بند کی گئی ہے. آپ لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ ہمیں تو وجن بہت پریشانی ہو رہی ہے. یہ پیٹرول پہ چلا کے ہم لوگ تو تنگ آ گئے. اب سواری بھی پیسے نہیں دیتے. اب دیکھ یہاں پہ کھڑا ہے سواری کے لیے، اگر واپسی جاوے تو پیٹرول میں پیسے پورے ہو جائیں گے. اب سواری کا انتظار کر رہے ہیں. اب سی این جی کبھی بند ہے کبھی کھلا ہے، اب کیا کر سکتا ہے. کیا کہیں گے حکومت سے سی این جی کے حوالے سے مطالبہ کیا کریں؟ اب کیا کرے، کھول دے تو بہتر ہے. اگر کوئی مجبوری ہے گورنمنٹ کا یا نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے. جی بالکل رکشا ٹیکسی ڈرائیورز کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے سی این جی کی آئے روز کی بندش کی وجہ سے، اس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے وہ پیٹرول پر چلانے پر مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے جو کاروبار ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اور یہی مطالبہ ہے کہ سی این جی سیکٹر کو یا تو مکمل طور پر گیس کی فراہمی کی جائے یا دوسرا آپشن ہے کہ سی این جی کو یا مکمل طور پر بند کر دیا جائے تاکہ جو کاروبار کے لیے جو آئے روز میں لگنا پڑتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ چھٹکارا. بہت شکریہ حبیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ماں بیٹے کے درمیان جائیداد کا تنازعہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. کمرہ عدالت میں جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. بزرگ خاتون نصرت جمیل آپ بیتی بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی. عدالت کی فوری طور پر ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت کی. دوران سماعت نصرت جمیل نامی خاتون نے کہا کہ بیٹے کو پڑھایا لکھایا، دبئی میں تھا وہاں بھی پیسے بھیجتی رہی. بیٹے اور بہو نے تنگ کیا، اس عمر میں عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں. شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، اب سکون چاہیے. جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ خاتون کی باتوں سے لگتا ہے لڑائی جھگڑے تو گھر گھر کی کہانی ہے، ان کو مسئلہ بیٹے سے نہیں بہو سے ہے. جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ الگ ہونے سے پہلے ماں بیٹا مل بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے. عدالت نے بزرگ خاتون کی بہو کو بھی سرزنش کی ہے. عدالت نے بزرگ خاتون کی بہو کو خاموش کرا دیا اور ریمارکس میں کہا کہ جس قسم کی زبان کمرہ عدالت میں ساس کے لیے
इस्तेमाल की। इस पर झगड़े तो होंगे, इतना बड़ा मसला नहीं, घरेलू तनाज़ा होता है, ख़त्म भी हो जाता है। कुछ दिन अलग रह कर सोचें, अगर मामला ना सुलझा तो कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। अदालत की वालदा और बेटे को मुलाकात की हिदायत, समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। महकमा टूरिज्म नवादरात में डेप्यूटी डायरेक्टर PDM सेल की भर्ती केस की समाअत है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाकिम राहु जो की भर्ती और करप्शन की तहकीकात की जाए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी, महकमा टूरिज्म में करप्शन और गैर कानूनी भर्ती से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि महकमा टूरिज्म में करप्शन की जा रही है, जबकि गैर कानूनी तरीके से भर्तियों का अमल भी जारी है। इस केस में आज दोनों तरफैन से दलाइल दिए गए हैं, दोनों वकील ने दलाइल लिए हैं, जिसके बाद अदालत ने इस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि यह फैसला आज ही सुनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। सिंध हाई कोर्ट में चीनी, दूध समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी कानून, DG ब्यूरो एंड सप्लाई प्राइसेस और कमिश्नर कराची को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 13 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, दूध, चीनी समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कानून समेत 2 दीगर फ्रीकैन हैं, उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब कर ली है। दौरान समाअत तारिक मंसूर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात पर DG ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस को तैनात कर दिया गया है, लेकिन उनका ये महकमा बदस्तूर गैर फाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ने प्राइस को कंट्रोल करने के मामलात डिप्टी कमिश्नर को तखवीज़ कर रखे हैं और असल में और जो कानून के मुताबिक ये तमाम तर जो अशिया हैं उनकी कीमतों के कंट्रोल के जो मसाइल हैं और कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी ज़िम्मेदारी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस कंट्रोल की है, लेकिन ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और सिंध हुकूमत ने ज़िम्मेदारी को कानून के मुताबिक अदा करने के बजाय डिप्टी कमिश्नर्स को ये अख्तियारात सौंप दिए गए हैं। और जो DG ब्यूरो सप्लाई का जो महकमा है उसमें करोड़ों रुपए का 65 करोड़ रुपए का सालाना बजट है, लेकिन उसके बावजूद ये इदारा अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहा। इस सिलसिले में अदालत ने समाअत करने के बाद जो फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत पर इस कानूनी नुक्ते पर उनसे वजाहत। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। आज दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाज़ का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 1 घंटा 40 मिनट ताख़ीर से पहुंचेगी। कराची आने वाले जाने वाली परवाज़ों के शेड्यूल के मुताबिक दुबई से कराची पहुंचने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 214 को पहले दिन 2 बजे कराची पहुंचना था, ताहम अब ये परवाज़ 3:40 पर पहुंचेगी। दीगर परवाज़ें अपने शेड्यूल के मुताबिक पहुंचेंगी, जबकि कराची से रवाना होने वाली परवाज़ें भी बरवक्त रवाना होंगी। शहर में डायबिटीज़ के मरीज़ की बढ़ती तादाद के बायस डाउ अस्पताल ओझा कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनेकाद किया गया है और तकरीब में आगाही फ्राहम की जा रही है कि शुगर के मरीज़ रमज़ान में कैसे अपना रोज़ा महफूज रख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह किए। यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मौजूद हैं। डायबिटीज़ सेंटर की जानिब से आज जो मरीज़ है डायबिटीज़ की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उनके लिए रमज़ान के हवाले से एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, जिसमें उनको बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने रोज़े को बरकरार रख सकते हैं। डायरेक्टर डायबिटीज़ सेंटर अख्तर बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कि रमज़ान से कबल जो है वो इस इवेंट का इंतजाम किया गया है, यहाँ पर बहुत से जो अफराद मौजूद हैं जो डायबिटिक हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको रमज़ान में क्या क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए? आज की जो इनिशिएटिव थी, इसका मकसद ये था कि जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़ा रखना चाहते हैं वो अपने रोज़े को किस तरह महफूज बनाएं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने मौलिद से मिलें और अपनी दवाइयों में ज़रूरी तब्दीली करवाएं।
और वो अपने मालिक से मालूम करें कि वो रोज़ा रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो दवाइयों में तब्दीली करवानी होगी, खाने पीने में तब्दीली करवानी होती है ताकि वो अपने रोज़े को महफूज बना सकें। शुगर के मरीज़ को दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तो शुगर का कम होना या शुगर ज़्यादा हो जाना। तो आज की इस नशिस्त इसी उन्वान से रखी हुई है ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो और अपने रोज़ों को महफूज बनाए। आज हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर साहिबान, सब लोग अपनी जो है वो इस नशिस्त के मेंबर हैं और वो अपनी ख्यालात का इज़हार करेंगे और मरीज़ों से बातचीत करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके तावन से हमारे ये मैसेज पाकिस्तान के कोने के जाएगा और तमाम मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं, जो रोज़ा रखना चाहते हैं, वो अपने मुआलिज से ज़रूर मिलें ताकि वो अपने रोज़े को महफूज बना सकें। जी बिल्कुल, ताकि आप अपने रोज़े को महफूज बना सकें, उस सिलसिले में तकरीब का इनकाद किया गया है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानिब से खिताब का सिलसिला जारी है जिसमें मुख्तलिफ टिप्स जो है वो दी जा रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पे आप अपना ना सिर्फ फ्री शुगर टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अद्वियात के हवाले से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये बताया गया है कि आपको सहरी और अफ्तारी में क्या चीज़ें जो है वो खानी चाहिए जिससे आप अपनी ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने बहुत शुक्रिया रबिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको अदब के हवाले से खबर देते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा यूथ लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें उर्दू अदब की अहमियत और ज़रूरत से मुतल्लिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। फूड मेला, कुतुब मेला भी फेस्टिवल को रौनक बख्शेगा। मज़ीद तफ़सीलात आदिया नाज से जानते हैं। जी आदिया, फेस्टिवल की गहमा गहमी से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहीद बेनज़ीर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम यूथ लिटरेचर फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है। एक रोज़ा इस फेस्टिवल के अंदर उर्दू अदब की अहमियत, नॉवेल्स की अहमियत से मुतालिक जो है वो पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही है। इसके अलावा नज़मिया मुशायरा और दीगर मुशायरे भी जो है वो यहाँ पर होंगे। डॉक्टर सलमान सरवत इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं, मारूफ शायर भी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। मज़ीद जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर क्या क्या मौज़ूआत जो है वो ज़ेरे बहस आएंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कामयाब फेस्टिवल के इनेकाद पर। आगाह कीजिएगा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस फेस्टिवल की रौनक हों। बहुत शुक्रिया आदिया। एक्चुअली हम इस तरह की तकारीब और इस तरह के प्रोग्राम्स पहले भी करते रहे। लियारी लिटरेचर फेस्टिवल हो चुका और इस दफ़ा यूथ लिटरेचर फेस्टिवल हम कर रहे हैं। इसके अलावा मुशायरे, किताबों की तकरीबी रुनुमाई इस यूनिवर्सिटी में होती रहती है। इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़, अदब, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करवाते रहते हैं तवातुर के साथ। अब इस दफ़ा हमने यूथ लिटरेचर फेस्टिवल का जो इनेकाद का सोचा तो हमारे जहन में ये आया कि पहले तो हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको अदब की अहमियत उजागर करें। तो हमने एक बज़्म गुफ्तगू के उन्वान से एक सेशन जो है वो तरतीब दिया जिसमें बलूची अदब पे भी डिस्कशन हुई, जिसमें जो है नावल पर भी डिस्कशन हुई और इस वक्त आप देख रही हैं कि असर जदीद और अदब की अहमियत और ज़रूरत उस पर बात हो रही है। बिल्कुल, अदब की अहमियत और ज़रूरत पर बातचीत जारी है। बड़ी तादाद यहाँ पर स्टूडेंट्स की मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की यहाँ मौजूदगी इस बात का पेशखैमा है, इस बात को साबित करती है कि हमारे आज के नौजवान जो है ना सिर्फ अदब से बल्कि अपने लिटरेचर से बहुत ज़्यादा जो है वो लगाव रखते हैं। अच्छा आदिया, ये बताइएगा कि फेस्टिवल में कौन कौन से शोरा और अदीब शरीक हैं? यहाँ पर नातिया मुशायरा होगा। नातिया मुशायरे में जो है डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर जो है वो नज़्म पढ़ेंगी। इसके अलावा डॉक्टर सलमान सरवत भी जो है वो नज़्म पढ़ेंगे। दीगर जो दूसरा मुशायरा है उसमें अनवर शऊर जो है वो इसकी सदारत करेंगे और यहाँ पर खालिद मोइन के अलावा डॉक्टर सलमान सरवत, नईम समीर और दीगर शौरा जो है अपना कलाम पढ़ेंगे और हाजरीन को महजूज करेंगे। तलबा तालबात जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से जो है महजूज होने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा और शौरा की अगर बात की जाए तो यास्मीन यास भी यहाँ पर मौजूद हैं और तौकीर तकी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम शौरा के साथ साथ दीगर शौरा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कलाम पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताते हैं जामिया कराची में 3 रोज़ा कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है। कुतुब बीनी के शौकीन तलबा अपनी पसंदीदा किताबों की तलाश में मसरूफ़ अमल हैं। मेले का ताज़ा तरीन अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सुबह सिंध की सबसे बड़ी जामिया कराची में आज कुतुब मेले का आखिरी रोज है। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से हर साल इस तरह के कुतुब मेले का इनेकाद किया जाता है। आज इस कुतुब मेले का आखिरी रोज है और आज भी यहाँ पर तलबा व तालिबात की जानिब से काफ़ी हमें रुझान देखने को नजर आता है। तलबा व तालिबात की जानिब से काफ़ी यहाँ पर शिरकत भी की जा रही है। आमदोरफ्त इस वक्त जारी है और काफ़ी मुनासिब कीमतों में यहाँ पर किताबें जो हैं फ़रोख्त की जा रही हैं। यहाँ पर हर अमूर की किताबें मौजूद हैं, रिसाले मौजूद हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल हो गई या क्लाइमेट चेंज के हवाले से यहाँ पर किताबें काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक यहाँ पर किताबें मौजूद हैं, ऑटोबायोग्राफी वाली किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम तर किताबें यहाँ पर बड़े सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। ना कि सिर्फ किताबों के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं बल्कि बाहर जो है खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और तलबा व तालिबात की जानिब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़े हमें एक्साइटेड भी दिखाई देते हैं। आमदोरफ्त इस वक्त जारी है और काफ़ी क्लासेस, क्योंकि जामिया कराची बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे शोबों के जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो टीचर्स हैं अपने तालिब इल्मों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है तो बेहतरीन इक़दाम उठाया जाता है हर साल जामिया कराची की जानिब से। ताहम शहरियों की भी आमदोरफ्त यहाँ पर जारी है और खुसूसन जो तलबा व तालिबात हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि एक तरह के जो फेस्टिवल है वो खुश आइंद है और इन फ्यूचर के फेस्टिवल का। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शुएब जावेद की यूएई के सफ़ीर अफजाल महमूद से मुलाकात हुई है। मुलाकात यूएई के सफारत खाने में हुई है। मुलाकात में बाहमी इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसी को मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत की गई है। मज़ीद तफला जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, देखें चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शुएब जावेद जो हैं उनकी मुलाकात हुई है यूएई के सफ़ीर पाकिस्तान में जो मौजूद हैं अफजाल महमूद से। और मुलाकात जो है वो यूएई के सफारत खाने में ही हुई है और बताया जा रहा है कि मुलाकात में जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो मुआशी पॉलिसी और इक़्तिसादी पॉलिसी है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो तबादला ख्याल किया गया है, बल्कि साथ ही साथ स्टेट लाइफ की जानिब से जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है बिलखुसूस यूएई में रहने वाले जो पाकिस्तानी है उनको जो इंश्योरेंस की सहूलियात है वो फराहम करने के लिए दोनों जो सफारतकार हैं और जो स्टेट लाइफ की इंतजामिया उनके दरमियान जो है वो बातचीत की गई है। जी बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट करने के लिए। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म हैं और कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है, जिसके बाद करंट इंडेक्स 43,637 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी के असरात दुनिया भर की मार्केट पर नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 43,042 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में मामूली कमी आ गई है और डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी हुई है और ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 178 रुपये 60 पैसे का हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 178 रुपये 63 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज से कबल ही पहला प्रैक्टिस सेशन जारी है। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे महमूद रियाज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। महमूद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में। बड़ा तारीख साज लम्हा है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में पहुंची है। पाकिस्तान का साथ दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ होगा। 3 घंटे पर मुहित ये प्रैक्टिस सेशन होगा। इसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो टीम है वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की नेट प्रैक्टिस करेगी। 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी दफ़ा कराची के नेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला था जो कि ड्रॉ हुआ था। पहला जो टेस्ट मैच है वो पिंडी के अंदर वो भी ड्रॉ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान टीम की कोशिश होगी कि इस कराची में कराची वालों को एक अच्छा सरप्राइज़ दें और पाकिस्तान अपनी जीत से जो है वो यहाँ का टेस्ट मैच जीते। दूसरी तो अगर अब बात करें तो आज जब टीम होटल से निकली तो उससे पहले इनके तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट हुए, जिसके बाद टीम जो है सख्त हिफाजती इंतजामात में जो है यहाँ पर पहुँची। अगर हम बात करें तो हेड कोच जो है सकलैन मुश्ताक और इस सीरीज़ के लिए जो बैटिंग कोच बनाया गया मोहम्मद यूसुफ वो भी ग्राउंड में, और पाकिस्तान स्क्वाड जो है बाबर आजम की क़यादत में इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद है और ये 3 से 4 घंटे। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज।
TMC ग्राउंड गुलबर्ग में बंदर जाफरी क्लब के क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जारी है। दाऊद स्पोर्ट्स और ढाका स्पोर्ट्स की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। मैं इस वक्त TMC ग्राउंड गुलबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर बदर जाफरी क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मुकाबला जारी है और दूसरी टीम जो यहाँ पे खेल रही है, एक है दाऊद स्पोर्ट्स और दूसरी ढाका स्पोर्ट्स के दरमियान मुकाबला जारी है। इस वक्त जो है दाऊद स्पोर्ट्स की टीम फील्डिंग कर रही है और ढाका स्पोर्ट्स की टीम जो बैटिंग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दाऊद स्पोर्ट्स के सरकर्दा रहनुमा और KCCA के साबिक जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद। जमील भाई, किस तरह से देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, कितना माउविन है पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग? देखिए जी, हम जो है ना असल में ये जो क्लब क्रिकेट है इसके फ़रोग में ना एक अरसे से काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ ये पूरे साल जो है ना क्लब क्रिकेट होती है। आल कराची जो है ना प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी हुआ, फिर आल सिंध हुआ, अभी जो है नदी उमर साहब के वालिद साहब के नाम से जमशेद उमर जो है ना टूर्नामेंट आल, फिर हमने जो है ना ज़ुबैर मोहम्मदी साहब के नाम से टूर्नामेंट ख़त्म कराया, फिर ये टूर्नामेंट शुरू कराया। इसका आज सेमीफाइनल खेला जा रहा है और 15 तारीख को इसका फाइनल है और उसके बाद अब चूँकि टाइम कम है, रमज़ान के बाद फिर एक नया टूर्नामेंट हम कराएंगे। असल मसला ये है कि जो T20 है ना उसने क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये बुनियादी क्रिकेट है, 40 ओवर 45 ओवर, हम 40 ओवर से कम कराते नहीं हैं, 45 ओवर कराते हैं, 50 या 40। सुना आपने कि जमील अहमद बता रहे थे कि विकेट जो है ना सिर्फ बैट्समैनों के लिए नहीं होनी चाहिए, बॉलरों को भी इसमें मदद मिलनी चाहिए ताकि दोनों तरफ रिजल्ट अच्छा मिले और एक बेहतर क्रिकेट शायकीन को देखने को मिले। मैच का फैसला आए तभी लोग इंजॉय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जावेद। आपको बताएं कि सिटी कोर्ट कराची में बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। तकरीब में बुखला समेत बच्चों ने बलोची सकाफती लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं, जबकि शुरका भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली तकरीब में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफला जानेंगे। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। जी देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आज बलोच कल्चर डे यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। बलोच वकला की जानिब से यहाँ पर जो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में वकला समेत बच्चों ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बलोची कल्चर के जो ड्रेस है वो ज़ेबतन की हुई है। सर, आज इस दिन ये जो बलोची कल्चर डे है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट कलीम कशानी बलोच, मेंबर सिंधवार। अच्छा जी, बलोच कल्चर डे हर कौम की एक पहचान होती है, हर कौम की एक शनाख्त होती है। कल्चर है क्या? कल्चर वो है जो मैं और आप खुद हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम ओढ़ते हैं, जिस तरह हम रहते हैं, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये है कल्चर। अभी बलोच कल्चर डे मनाने का मतलब ही यही है कि हमारे एक मुल्क की माशाल्लाह खूबसूरती यही है कि इसमें मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ कल्चर के लोग इसमें आबाद हैं। इसमें एक दूसरे को बताना कि जी एक दूसरे से शनाख्त कराना कि बलोच कल्चर है क्या, बलोच कल्चर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरे कल्चर के हमारे बहन भाई जिससे वाकिफ़ नहीं है, उनको वो चीज़ें बताना हमारी। जी, इनका यही कहना है कि कल्चर डे सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि अपनी जो इनकी तारीखी कल्चर है, तहजीब है और इस अपने कल्चर की जो रसूमात है वो दीगर लोगों को बताना है कि बलोची कल्चर भी जो है वो इसकी अपनी एक तारीख है और ये तरक्की याफ्ता जो लोग इसमें शामिल हैं। और बड़ी तादाद आज इस तकरीब में लोगों ने शिरकत की है और बच्चों ने भी जो है बड़ी तादाद में शिरकत की है। जो सकाफती गीतों पर रक्स भी किया जाएगा और साथ ही साथ दीगर जो तकरीब में मेहमान